झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच लगने लगे। ये महज एक वाक्य नहीं है। कई बार लोग इसे अपने विरोधियों के प्रति एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और यही हुआ इस देश के सबसे शक्तिशाली और रसूखदार राजनीतिक परिवार के वारिस के साथ। उसके लिए पप्पू शब्द इतनी बार इस्तेमाल किया गया कि उसकी छवि ही खराब हो गई। वहीं कुछ लोग, जिसमें उसके कई विरोधी भी शामिल हैं, उसे एक अच्छा इंसान तो मानते हैं, लेकिन उसमें एक सफल राजनेता बनने के गुर नहीं देखते। मैं भी अक्सर सोचती हूँ, ये सीधा साधा और शरीफ आदमी राजनीति के अखाड़े में क्या कर रहा है। ये तो यहाँ बिल्कुल मिसफिट है। लेकिन आज मैं वर्तमान राजनीतिक संदर्भ और राहुल गांधी की बदली हुई इमेज का विश्लेषण करते हुए इसी लेकिन के मायने तलाशने की कोशिश करूंगी। आज से लगभग 2 दशक पहले 2004 में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण सबके आकर्षण का केंद्र तो थे, लेकिन उन्हें कोई गंभीर और मंझे हुए राजनेता की तरह नहीं देखता था। कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के विरोधियों के लिए तो वो एक ऐसे कमज़ोर मोहरे थे जिसकी चाल इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल को मात दे सकती है। राजनीतिक दांवपेच के कच्चे खिलाड़ी राहुल की ओर से भी कई गलतियां हुई। कभी वो संसद में आंख मारते देखे गए तो कभी अपनी ही सरकार का अध्यादेश फाड़ते। हिंदी बोलते समय अक्सर उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती थी, तो कई बार वो बहुत लंबे लंबे पॉज ले लेते। भाजपा की आईटी सेल उनके वीडियोस को इस तरह से एडिट करके सोशल मीडिया पर डालती कि वो वायरल हो जाते। एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस समर्थकों, उनके विरोधियों और उनकी ही पार्टी के कई नेताओं को लगने लगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के अंत की शुरुआत हो गई है। 2019 की हार के बाद से ही कांग्रेस में उनके विरोधी मुखर होने लगे। लेकिन राहुल गांधी तमाम आलोचनाओं, अपमानों और प्रहारों के बावजूद मजबूती से आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लगातार बोलते रहे। उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, लेकिन राहुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने दो टूक कहा, जो भाजपा और आरएसएस के खिलाफ डटकर खड़ा नहीं हो सकता, उसकी कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। पिछले कुछ सालों में उनकी कई राजनीतिक भविष्यवाणियां भी बिल्कुल सच साबित हुई। उन्होंने नोटबंदी को एक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी निर्णय कहा था। वाकई नोटबंदी आज़ाद भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लंडर साबित हुई। पूरा देश नोटों को बदलवाने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। पुराने नोटों को नष्ट करने और नए नोटों को छापने में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि नोटबंदी के पहले का 99.3% पैसा वापस सिस्टम में आ गया है। इसके दो ही मायने हो सकते हैं, या तो काला धन था ही नहीं, या तो पूरी ब्लैक मनी को लोगों ने वाइट मनी में बदल लिया। 2000 के नोट बंद करने की घोषणा भी हो चुकी है। आज लगभग 7 साल बाद भी भाजपा सरकार नोटबंदी का एक भी फायदा नहीं बता सकती। राहुल गांधी ने सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा, जो छोटे और मंझोले व्यापारियों को बर्बाद कर देगा और आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाएगा। 2023 में मीडिया में आ रही खबरों को देखें तो देश के 10% सबसे अमीर लोगों से केवल 3 से 4% ही जीएसटी वसूला जा रहा है, जबकि इनके पास देश की कुल संपत्ति का 80% है और देश के निचले स्तर की जो 50% आबादी है, जिसके पास यहाँ की कुल संपत्ति का केवल 3% है, उनसे 64% जीएसटी वसूला जा रहा है। ये जीएसटी सरकार खाने पीने की वस्तुओं, दवाइयों और ज़रूरत की दूसरी चीज़ों पर भारी भरकम टैक्स लगाकर वसूल रही है। इसी तरह कोरोना वायरस और उससे उपजे संकट को लेकर भी उनकी आशंकाएं बिल्कुल ठीक निकली। सरकार ने 24 मार्च 2020 को अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी। कौन भूल सकता है सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर बेबस और गरीब मजदूरों का पलायन, गंगा में बहती लाशें और शमशान के सामने
शवों की कतारें। राहुल ने तो लॉकडाउन के लगभग 1 महीने और 10 दिन पहले ही सरकार को चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था, कोरोना वायरस हमारे लोगों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। भाजपा सरकार द्वारा जो 3 कृषि बिल लाए गए थे, उनको लेकर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया थी, मेरे शब्द याद रखना, सरकार को ये कृषि विरोधी बिल वापस लेने पड़ेंगे। लगभग 1 साल तक चले किसान आंदोलन और 700 से अधिक किसानों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले दांव उल्टा पड़ता देख सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए। सर्जिकल स्ट्राइक और चीन के मुद्दे पर भी उनकी कही कई बातें सच साबित हुई। इतनी सटीक भविष्यवाणियां तो केवल एक दूरदर्शी व्यक्ति ही कर सकता है, जिसे इस देश और यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की गहरी समझ है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा ने भारत और यहाँ के लोगों के प्रति उनकी समझ को और विस्तार दिया। सुरक्षा के मजबूत घेरों के बीच पले बड़े राहुल को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब लोगों से सीधे जुड़ने का मौका मिला तो उनकी सारी झिझक टूट गई। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज से एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है। अंग्रेजी में सोचने और बोलने वाले राहुल की हिंदी में भी काफ़ी सुधार आया है। हालांकि अभी भी उनके बोलने में वो धार नहीं है, लेकिन अब वो अपनी बात पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाते हैं। संसद सदस्यता जाने और घर से बेदखल किए जाने के बाद वो और बेखौफ हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और आरएसएस पर अब उनके वार पहले से ज़्यादा तीखे हैं। आज राहुल गांधी की लोकप्रियता चरम पर है। नफरत की राजनीति से ऊब चुके लोग बहुत मोहब्बत और उम्मीद से उनकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने पहली बार ऐसा नेता देखा जिसे सिर्फ वो सुन और देख ही नहीं सकते, बल्कि छूकर महसूस भी कर सकते हैं। यही आम जनता में उनके प्रति विश्वास और आकर्षण को बढ़ा रहा है और उनके विरोधियों द्वारा फैलाई बातों से उनका यकीन उठता जा रहा है। ये देखकर मुझे 13वीं सदी के मशहूर सूफी शायर और दरवेश जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी से जुड़ा एक वाक्य याद आ रहा है। एक बार एक आदमी उनके पास अपनी परेशानी लेकर आया। उसने कहा, मैं अच्छा इंसान हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन कुछ लोग हमेशा मेरे बारे में गलत बातें फैलाकर मुझे बदनाम करने में लगे रहते हैं। पता है रूमी ने उस आदमी को क्या सलाह दी? रूमी ने कहा, तुम ऐसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करो कि लोग तुम्हारे दुश्मनों की बातों पर यकीन ना करें। राहुल, तुमने रूमी के कहे को सच कर दिखाया।